Welcome back to Shortcut Children. This is Shine sir and you are watching Shortcut. तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 18, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। पिछले दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, पहले वीडियो के अंदर प्राइस राइज का, दैट व्हाट इज़ प्राइस राइज, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान हमने पढ़े थे। दूसरे वीडियो में हमने देखा था रीजंस ऑफ प्राइस राइज, कि प्राइस राइज होने के कारण क्या हैं। तो ये पिछले वीडियो में दोनों चीज़ें आप सीख चुके हैं मेरे दो वीडियो के अंदर। अगर आपको उसके लिंक्स चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, वाई प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड। हमने पढ़ा कि प्राइस राइज के कारण क्या है, लेकिन प्राइस को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो कंटिन्यूस प्राइस राइज कॉजेज मैसिव, far-reaching and adverse effects on economy and social life of people. To avoid these effects, the need of price control has arisen. We will understand the effects of price rise as follows. तो continuous price rise जब होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत समय तक इसका प्रभाव रह सकता है, यानी कि लंबे समय तक ये किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली द इकोनॉमी एंड द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कि जो हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर है, एक समय था आज से 8-10 साल पहले, 10 साल पहले लगभग 250 रुपये में मिलता था, 250-270 में। अभी उसी की कीमत लगभग 700 से ऊपर हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन डबल ट्रिपल हो चुका है। तो ऐसे में उसका प्रभाव हमारी जेबों के ऊपर तो पड़ा ही है कि हमें काफ़ी दिक्कत होती है। जो घर में पहले एक सिलेंडर 300 रुपये का जाता था, अभी उसी का 700 रुपये जाने लगा। तो यानी कि हमारी जेबों पे काफ़ी प्रभाव उस चीज़ का पड़ा है। दूसरा, पेट्रोल प्राइजेज वर 40 to 50 रुपीज़, नाउ इट इज़ 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो ऐसे में हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, यानी कि हमने पेट्रोल का उपयोग कम कर दिया है, गैस के ऊपर भी थोड़ी किफ़ायत शुरू कर दी है, यानी कि हर जगह पर हमें बचत करने की सोचनी पड़ती है। बिजली महंगी होती जा रही है, तो घरों में हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग पहले दोनों रूम्स के अंदर पंखे चला के सोते थे, अभी सोचते हैं चलो एक ही रूम में सो जाए ताकि बिजली की बचत हो सके। तो यानी कि कुल मिला के प्राइस राइज का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके इफेक्ट्स को और डिटेल में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया, द विशियस सर्कल ऑफ प्राइस राइज keeps on moving continuously because of increase in profit, increase in income, increase in purchasing power, increase in demand of goods and services. Lives of poor and middle class people becomes miserable. अब देखिए, प्राइस राइज का जो सर्कल है, ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। जैसे कि आप वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल वगैरह पढ़ चुके हैं साइंस में, वैसे ये भी एक साइकिल ही है जिसमें निरंतर ये आगे बढ़ती रहती है, यानी कि साइकिल जो है निरंतर चलती रहती है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट बढ़ता है, लोगों को प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी परचेज पावर बढ़ेगी, परचेज पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी सर्विसेज की, और इससे गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों का जीवन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? जब परचेज पावर बढ़ रही है, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब सब कुछ बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, तो कैसे इसका प्रभाव गरीब लोगों पे पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको ज़रा सा। अब देखिए, आप जो इनकम बढ़ेगी, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएंगे। अब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ने से उनकी परचेज पावर बढ़ गई, यानी कि वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेंगे। इससे चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, तो चीज़ों के दाम बढ़ गए। अब जो लोग उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, यानी कि जिनको अगर इनकम में इंक्रीज़ हुआ है, उस इनकम में इंक्रीज़ होने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो महंगी भी तो हो जाएंगी उतनी। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनको उस प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि ऐसे लोग जो पर्टिकुलर उस फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर पर्टिकुलरली वो पुअर हैं, गरीब लोग, जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया खासकर, अब इन लोगों को तो इनकम नहीं बढ़ने वाला ना इन लोगों का, तो ऐसे में इन लोगों का जीवन जो है वो और ज़्यादा मिजरेबल हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेज ड्यू टू प्राइस राइज। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेज ड्यू टू प्राइस राइज, प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीजेज, न्यू बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स। अब बताया गया यहाँ पर कि सेविंग्स के रेट जो हैं और कैपिटल जनरेशन, ये दोनों ही कम हो जाते हैं प्राइस राइज के कारण। यानी कि महंगी होंगी चीज़ें तो सेविंग के रेट, जो आप सेविंग कर ही नहीं पाओगे, कहाँ से सेविंग करोगे? जब आपका प्राइस, आपकी 10,000 की इनकम में से आप पहले 5,000 बचाते थे और 5 खर्चा करते थे। प्राइस राइज की वजह से आप 10 कमा रहे हो तो 10 में से 8 खर्चा हो रहा है और 2 बच रहा है।
यानी कि आप पैसा बचा नहीं पाओगे, ना आपके पास कैपिटल यानी कि पैसा जनरेट नहीं कर पाओगे आप, ना ही आप सेव कर पाओगे पैसे को। क्यों? क्योंकि प्राइस राइज है इस वजह से। अब इससे प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीज है, यानी कि कैश पैसे की बात करें वो बहुत कम हो जाएगा प्राइस राइज के कारण। दूसरा, नेसेसरी कमोडिटीज़ जो हैं जिनकी ज़रूरत हमको ज़्यादा रहती है, उन कमोडिटीज़ की, उन चीज़ों की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उल फिजूल खर्चा करते रहेंगे दूसरी चीज़ों के ऊपर जिनके पास फालतू पैसा है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की काफ़ी कम हो जाएगी प्रोडक्शन। न्यू बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट सब चीज़ें रुक जाएंगी, यानी कि लोग नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं खोल पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब इसमें देखिए आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात अगर हम फिर करते हैं तो आज देखिए, आज जो टेलीकॉम सेक्टर है या फिर होटल्स वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो, पहले हमारे घरों में, आपके घर में कितने फ़ोन की ज़रूरत है? जब हम लैंडलाइन फ़ोन्स पे बात करते थे तो हमारे घर के अंदर एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, पूरे घर की बात उसी फ़ोन के द्वारा पूरे रिश्तेदारों से या अपने कॉन्टैक्ट सोसाइटी से बंदा जुड़ा रहता था। अब की बात की जाए, अब एक घर के अंदर 6 लोग हैं तो 10 फ़ोन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसकी ज़रूरत है फ़ोन की आपको? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई फ़ोन की। क्या ज़रूरत है आपको फ़ोन की, बताइए। चलिए आप लॉकडाउन सिचुएशन को छोड़ दीजिए, अब इस सिचुएशन को अगर आप छोड़ दो कि चलो भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको फ़ोन चाहिए, बट इसके अलावा अब तक क्या आपको फ़ोन की ज़रूरत थी? लेकिन फिर भी हमारे घरों के अंदर 4 लोग हैं तो 8 फ़ोन होते थे। क्यों? दिखावे की बात है भाई। हाँ, किसी को मोबाइल, मम्मी को क्या ज़रूरत है फ़ोन की, ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है फ़ोन की, आपके भाई बहनों को क्या ज़रूरत है फ़ोन की, लेकिन हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति सोचता है भाई बाजू वाले के पास फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अब मम्मी जब शाम को गली में बैठते हैं बातचीत करने के लिए अड़ोस पड़ोस में, तो मम्मी सोचती है भाई सामने वाली एंड्रॉयड फ़ोन लेके बैठी तो मेरे पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो पिताजी से डिमांड होगी एंड्रॉयड फ़ोन की, तो एंड्रॉयड फ़ोन देना ही पड़ेगा। अब हाई कमांड से ऑर्डर आएगा तो फ़ोन देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। फिर भाई बहनों की बात की जाए, बड़ा भाई है, कॉलेज में पढ़ता है, उसके पास फ़ोन है, तो उसको देख के छोटे जो हैं वो सोचेंगे अरे भैया पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, हमें भी अपना फ़ोन चाहिए, तो छोटे को फ़ोन दिला दिया। अब छोटे को दिलाया तो फिर उससे छोटा भी बोलेगा मेरे को भी चाहिए। इस प्रकार से घर में फ़ोन की जो संख्या है वो मेरे ख्याल से जितने लोग उस परिवार में रहते हैं उससे ज़्यादा फ़ोन की संख्या हो गई, ठीक है। अब फ़ोन की संख्या बढ़ेगी तो खर्चा भी तो बढ़ेगा भाई। फ़ोन आपको कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ लेता है। अगर आप आज फ़ोन खरीद के 10,000 का उसको कल बेचने जाओगे तो 10 में से आपको 8,000 ही देगा। वो कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं कि आज आपने 10,000 का कोई प्लॉट लिया तो 1 साल बाद उसका 25,000 मिलेगा, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इस प्रकार से अननेसेसरी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया। देखो अब फ़ोन की वैसे हमारे पास ज़रूरत नहीं है, सबके पास घर में 2 फ़ोन हो तो चलेगा, चलो मम्मी पापा के पास हो तो चलेगा, अभी पापा ऑफिस गए हैं तो मम्मी के फ़ोन से आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी हमें क्या रहता है कि नहीं भाई हमें तो दूसरा फ़ोन चाहिए। फिर डब्बों की बात की जाए, पहले छोटे फ़ोन आते थे, अभी हम लोग एंड्रॉयड्स यूज़ करते हैं, उसमें भी नेक्स्ट वर्जन आता जाता है, कैमरा क्लैरिटी बढ़ जाती है, किसी के अंदर एंड्रॉयड का जो वर्जन रहता है वो हाई आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे को वेस्ट करते हैं। तो दीज आर नॉट द नेसेसरी कमोडिटीज़, ये नेसेसरी कमोडिटीज़ नहीं हैं। तो ऐसे में, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्शन सेक्टर की, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर में हम देखें अभी टमाटर का रेट लगभग 60-70 रुपये किलो हो चुका है, ठीक है। एक कॉमन आदमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है, अब प्याज महंगे हैं, हर चीज़, हर सब्जी महंगी है। तो अगर हमारे यहाँ गेहूँ, यानी कि बोलते हैं कि पंजाब को हम वीट बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, पंजाब को, सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो वीट बाउल ऑफ इंडिया कहने का मतलब कि सिर्फ पंजाब के अंदर जितना गेहूँ प्रोड्यूस किया जाता है उतना गेहूं अगर हम भारत के लोगों को खिलाने के लिए यूज़ करें, यानी कि इनको फीड करने के लिए यूज़ करें, तो बाकी पार्ट्स के अंदर जितना गेहूं होता है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतना गेहूं है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि हमारे यहाँ पर गेहूं पैदा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर गेहूँ, हमारे आटा जो है हम लोग 30 रुपये किलो खरीदते हैं बाबा रामदेव का, या फिर बाकी कंपनीज भी 30 से नीचे नहीं बेचते हैं ये लोग, ठीक है। ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, गन्ने की खेती बहुत होती है, उसके बावजूद हम लोगों को 40 रुपये किलो चीनी खरीदनी पड़ती है भाई। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि हमें प्रोडक्शन जो है इन चीज़ों का बढ़ाना चाहिए, ना कि मोबाइल की सिम कार्ड्स का। हमारे यहाँ पर टावर पे टावर लगते जा रहे हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज हमारी दुखती रग को पकड़ चुकी हैं। जैसे कि आप जानते हैं टिकटॉक जब भारत में चल रहा था तो बोलते हैं कि टिकटॉक सबसे ज़्यादा बिजनेस भारत से ही कर रहा था, बाकी जगहों पे उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था जितना सिर्फ भारत से वो कमा रहा था। क्योंकि टिकटॉक के जो जिन्होंने बनाया था, फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि जो टिकटॉक मैंने बनाया था, मैंने फ्री लोगों के लिए बनाया था, जो नवरे लोग हैं जिनके पास बहुत समय है भी, वो चलो अपना टाइम पास कर सकें। लेकिन बोला मुझे क्या पता था कि सबसे ज़्यादा नवरे लोग भारत में ही हैं।
तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि भाई जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, बेसिक नीड्स हैं, उनका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना चाहिए, बेसिक चीज़ों का, नेसेसरी चीज़ों का। तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन प्राइस राइज के कारण कम हो जाता है। आज फ़ोन सबको चाहिए, बोलते हैं ना, मैं जैसे पहले भी आपको एक टैगलाइन बताता हूँ अपनी, कि भाई हमें डाटा चाहिए, आटा नहीं चाहिए। सबके घरों में डाटा जरूर होगा, लेकिन आटा भले ख़त्म हो जाए, यानी कि आटे के बिना हम चला लेंगे, लेकिन डाटा के बिना नहीं चलेगा हमारा। तो आटा एंड डाटा, तो डिफरेंस हमको समझना होगा इसके अंदर। तो प्राइस राइज जो है वो किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ये चीज़ हम आगे देखते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंट विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम्स। अब प्राइस राइज के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। अब महंगा होगा देश, हर चीज़ महंगी होगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो क्या सोचेंगी? वो सोचेंगे अरे भाई यहाँ तो वैसी महंगाई बहुत है, भले कोई भी चीज़ लेने जाओ, भले हम लैंड की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या लेबर की बात करें, हर एक चीज़ जो है वो बहुत महंगी है भारत के अंदर। तो कंपनियां यहाँ पर आकर इन्वेस्ट नहीं करेंगी, वो यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगी। दूसरा, इस कारण से हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा चीज़ों का। जब चीज़ें भारत में बनेंगी कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा विदेशों से। और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इससे हमें पैसा देना पड़ेगा इंपोर्ट करने का। तो पैसा हम रुपए में देंगे उनको, डॉलर में तो नहीं देंगे ना। तो रुपया जो है वहाँ पर जाकर डॉलर उसको एक्सचेंज किया जाता है जैसे, तो फॉरेन एक्सचेंज पे खर्च होगा हमारा पैसा बहुत। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा भी है, अगर विदेशी पैसा जो हम बोलते हैं फॉरेन, वो पड़ा है, तो वो भी यहाँ पर खर्च होगा, बहुत पैसा हमारा खर्च होगा। और इससे हमारे सामने नई समस्याएं पैदा होंगी। तो प्राइस राइज जो है इस प्रकार नई समस्याओं को हमारे सामने खड़ा कर देगा, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वीक होती जाएगी। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमको बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेज, सो स्कार्सिटी इज क्रिएटेड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल deteriorates, the poor become poor। जो प्रोडक्शन, जैसे कि हमने पिछले सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं हमारे, इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि इनकी कमी हो जाएगी, इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब आज किसान खेती करके खुश नहीं है, रीज़न इज़ व्हाट, कि उनको खेती में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। इससे बढ़िया तो अगर वो अपनी ज़मीन के अंदर 5 टावर लगवा देगा ना जियो के, तो उसको हर महीने 50-60 हज़ार रुपये भाड़ा मिलने लगेगा। लेकिन अगर वो खेती करेगा तो हर महीने वो 50 हज़ार नहीं कमा सकता। तो इस सिचुएशन की वजह से लोग खेती से भाग रहे हैं। अब खेती से भाग रहे हैं तो इससे चीज़ों की कमी होती जा रही है। तो चीज़ों की कमी होगी तो क्या होगा? चीज़ें महंगी होंगी, महंगी होंगी तो गरीब लोगों के ऊपर और ज़्यादा बोझ आ जाएगा। आप लोगों के घर के बजट को आप लेके चलिए। अब प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम फेस कर रहे हैं, हमारी सैलरीज जो हैं वो आधी आ रही हैं, या किसी की 70% आ रही है, या फिर किसी की आ नहीं रही है, जो भी है। ऐसे में आप जानते हैं कि हम कितनी कटौती करनी पड़ती है अपने खर्चों के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि प्राइस राइज हमारे लिए कितना घातक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेज इन द कंट्री दे बिकम एक्सपेंसिव, सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीजेज। Comparatively, imported goods become cheap in the market. As a result, exports decrease and import increases. Balance of exchange is disturbed. Imbalance is created in import and export. अब जब देश के अंदर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, जैसे हम एक और चीज़ का इसमें इस पॉइंट के लिए अगर हम एग्जांपल उठाएं एक और, जैसे कि अब प्रेजेंट सिचुएशन में जो तेल के दाम हैं, यानी कि पेट्रोल के दाम है 80 रुपीज़ लीटर, और मेरे ख्याल से एक समय होता था जब पेट्रोल डीजल के अंदर काफ़ी फ़र्क होता था, 15-20 रुपये, 10-15 रुपये का फ़र्क रहता था। लेकिन अब देखें आप, तो पेट्रोल जो है, डीजल, दोनों एकदम हाथ में हाथ पकड़े चल रहे हैं, यानी कि एकदम पैरेलल हो गए, साथ में चल रहे हैं वो। तो अगर कोई कंपनी आकर यहाँ पर, या फिर हम लोग खुद भी बात करें, अगर हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के अंदर हमारा दाम, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगा सिर्फ पेट्रोल की कीमतों के कारण भी। हाँ, रीज़न इज़ व्हाट, कि आप इंडस्ट्री शहर के अंदर तो लगाओगे नहीं। अब आप गांधीनगर के बीच में तो इंडस्ट्री लगाने से रहे, आप कहाँ जाओगे? शहर से कम 15-20 किलोमीटर दूर जाओगे। 20-30 किलोमीटर जब दूर जाओगे बड़े शहरों से, तो वहाँ जाकर आप इंडस्ट्री लगाते हो, तो वहाँ तक सामान को ढोया जाएगा। सपोज़ आपने शुगर मिल लगाई है, तो शुगर मिल के लिए जो कच्चा माल है, इनकी रॉ मटेरियल है, वो है शुगर केन। तो शुगर केन आप क्या करोगे? आप जहाँ से भी शुगर केन खरीदते हो, भले उस एरिया में शुगर केन बहुत होता है, लेकिन
वो शुगर केन आप खेत से उठाओगे तो आपको शहर से 30-40 किलोमीटर दूर अपनी इंडस्ट्री तक वो लेके जाना पड़ेगा, और उसमें क्या यूज़ होगा, अपने सर पे या साइकिल पे या रेकड़ी पे तो नहीं लेके जाओगे, किस पे, ट्रक में जाएगा सामान। तो जो लोडेड सामान ट्रक में जाएगा तो ट्रक का जो डीजल है वो महंगा होगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। फिर वहाँ से जब आप सामान तैयार कर लोगे, शुगर बन जाएगी, तो उसको भी मार्केट में भेजना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर से आपकी जेब से जो डीजल है वो फिर से ज़्यादा जाएगा, यानी कि इस प्रकार आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो चीज़ों की दाम भी बढ़ जाएंगे देश के अंदर। जब आप चीनी बनाने में आपने पहले शुगर केन को ढोया अपने खेत इंडस्ट्री के अंदर, फिर वहाँ से सामान तैयार करके भेजा, और बाकी चीज़ों में भी आपका बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बिजली बहुत महंगी है तो वो भी खर्चा हो रहा है आपका, कोयला वगैरह है, जो भी चीज़ आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो महंगा है सब। तो महंगा होने के कारण आप क्या करोगे, आपने अगर चीनी को प्रोड्यूस करने में 20 रुपये लगाए हैं तो उसको आप 21 रुपये में तो बेचने से रहे, आपको प्रॉफिट कमाना है और बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसे में आप उसको 30 रुपये में बेच रहे हो, आगे से 30 वाला उसको 32 में, 32 वाला 34 में, इस तरह से करते करते हमारे पास जब वो चीनी पहुंचेगी तो कम से कम 40-45 रुपये किलो हो जाएगी। तो ये महंगी चीज़ है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ यानी कि देश के अंदर बनने वाली चीज़ों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, वो महंगी हो जाएंगी। अब महंगी होने के कारण एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हमको ज़्यादा मंगानी पड़ेंगी। अब हम बोल रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। अब चाइना को बॉयकॉट करना, ठीक है, ये कोई चाइना बकरी का बच्चा तो है नहीं कि भी पकड़े दौड़े पीछे और उसको पकड़ के हमने देश से बाहर फेंक दिया। चाइना वर्ल्ड मार्केट पे रूल कर रहा है आज की बात करें तो। वर्ल्ड मार्केट से उसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले उसके बराबर की क्वालिटी और उसके बराबर की प्राइस, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें मैच करनी पड़ेंगी, फिर कहीं जाके हम चाइना को इस मार्केट से उठा के फेंक सकते हैं। अब मुझे बताइए, दिवाली आने वाली है, अब दिवाली पे जो हम लोग घरों में सजाने के लिए सीरीज़ वाली वो लाइट्स लगाते हैं, वो लैंप्स वगैरह है, आप इंडिया का बना हुआ ख़रीदो, आपको एक छोटे से नॉर्मल साइज़ के अगर आप ख़रीदने जाओगे तो उसका बहुत महंगा दाम आपको देना पड़ेगा। वहीं आप 30-30, 40-40 रुपये में चाइना वाले कितने भी खरीद लो। अगर एक 300 रुपये में आप इंडिया मेड एक खरीद रहे हो और 300 रुपये में चाइनीज़ आपको 10 मिल जाएंगे, वो 10 के 10 आपको अगर 2 साल भी चले या 1 साल भी चले तो मेरे ख्याल से बहुत है भाई। तो ऐसे में हमें इंपोर्ट की हुई चीज़ें जो हैं, इंपोर्ट की हुई चीज़ें सस्ती मिलेंगी, और जो हमारी चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं उसका एक्सपोर्ट करेंगे तो वो महंगा हो जाएगा, यानी कि हम चीज़ें जो बना रहे हैं वो महंगी बन रही हैं, फिर हम उसको विदेशों में भेज रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो चीज़ें हम भारत में इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि विदेशी मार्केट से, वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो इंपोर्टेड चीज़ें सस्ती होंगी और हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी चाइना का, तो चाइना को अगर उखाड़ के फेंकना है तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी को मैच करना होगा, उसकी क्वांटिटी को मैच करना होगा, उसके प्राइस को मैच करना होगा, फिर हम उसको फेंक सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ेगा प्राइस राइज के कारण, तो इंपोर्ट बढ़ेगा तो बदले में हमें पैसा भी चुकाना पड़ेगा। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा इंपोर्टेड चीज़ें खरीदेंगे सस्ते में, तो क्या होगा, हमें जो बैलेंस होगा हमारे एक्सचेंज का, यानी कि जो हम डॉलर और पैसे के बीच में, हमारा रुपया और डॉलर के बीच में जो बैलेंस है वो बिगड़ता जाएगा, हमारा रुपया कमज़ोर होता जाएगा और डॉलर मजबूत होते जाएंगे, और इस प्रकार से एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। अब इसको हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रेड, जो मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो आने वाले वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। नेगेटिव ट्रेड कहा जाता है इसको। नेगेटिव ट्रेड का मतलब होता है कि जब इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, यानी कि आप ले ज़्यादा रहे हो और दे कम रहे हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रेड। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम सामान खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेड। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस हो तो भी चलता है। तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये किस तरह का ट्रेड हो जाएगा, नेगेटिव ट्रेड हो जाएगा। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। तो ये चीज़ें हमने अब तक जो देखी, इससे पता क्या लगता है हमको कि जो प्राइस राइज है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो चीज़ें जो हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि आप जानते हैं जब फॉरेनर्स हमारे पे रूल कर रहे थे, जब अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था, जो हमारे आपने जो फर्स्ट चैप्टर 9th में पढ़ा है, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फर्स्ट चैप्टर जो 9th का, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था उसके जो फर्स्ट चैप्टर के कुछ लास्ट पेजेस के अंदर, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के अंदर, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ कंपनी रूल एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी रूल, ये टॉपिक्स आपको याद होंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे लोकल
जो कारोबारी थे, यानी कि जो हमारे वीवर्स थे जैसे, इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिया। अब ज़्यादा टैक्स भरेंगे हमारे जो लोकल वीवर्स थे या लोकल जो हाथ से काम करने वाले हैंडीक्राफ्ट वाले जो मजदूर थे, उन लोगों को उनकी चीज़ों को बनाने पे इन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिया अंग्रेज़ों ने। अब ज़्यादा टैक्स लगाने के बाद उन लोगों को फिर अपनी चीज़ का दाम भी बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो टैक्स कहाँ से भरेंगे। अब टैक्स भरने के बाद उनको 2 पैसे बचने भी तो चाहिए। टैक्स भरेंगे, फिर उस चीज़ का जो रॉ मटेरियल जो खर्चा हुआ है वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट भी निकालेंगे बेचारे। तो इतना करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अपनी चीज़ का। तो इस प्रकार जो हमारे लोकल कारीगर थे उन्होंने अपनी चीज़ों का दाम बढ़ा दिया। लेकिन अंग्रेज़ इतने शातिर थे कि उन्होंने वही चीज़ अपने देश इंग्लैंड में कम दाम पे बनाई और उसको फ्री जो इंपोर्ट ड्यूटी रहती है वो ज़ीरो करके उन्होंने अपने हमारे भारत देश में घुसाया उसको, और वो चीज़ सस्ती मिलने लगी और हमारी चीज़ें महंगी मिलने लगी। तो ऑब्वियस बात है फिर कौन सी चीज़ खरीदेंगे हम सस्ती चीज़ खरीदेंगे भी। तो अगर विदेशी चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम वो खरीदेंगे। तो जब वो चीज़ खरीदेंगे तो सारा पैसा हमारा अंग्रेज़ों की जेब में जा रहा था, तो हमारा भारत का पूरा पैसा जो था वो लंदन इंग्लैंड जाने लगा। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया था उस समय और हमें बहुत ज़्यादा लूटा था। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। अगर प्राइस राइज होगा तो ये भी इनडायरेक्टली हमें नुकसान देने वाला है। आगे हमारा टॉपिक, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिटेरियोरेट्स because of price rise. In order to fulfill requirements, immoral activities like theft, robbery, murder, crime, betting, hoarding, profiteering, black marketing, corruption, suicide increases in the society. Moral degradation occurs in the society. Thus, inflationary price rise is a hindrance for economy. So there is a desperate need to control prices. अब प्राइस राइज के कारण जो गरीब लोग हैं, खासकर जो पुअर एंड द मिडिल क्लास पीपल है, पुअर एंड द मिडिल क्लास दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं उनका जो जीवन है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा गिरने लगता है प्राइस राइज के कारण। जैसे कि एग्जांपल हमने अब तक काफ़ी डिस्कस कर लिया कि चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा सीधा असर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के जीवन पे पड़ता है। अब अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए गरीब लोग क्या करते हैं फिर, अब जब बेरोजगारी होगी, पैसा कम आ रहा है, खर्चा ज़्यादा हो गया है, पेट पालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में इमोरल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि चोरी चकारी, मर्डर, क्राइम, होर्डिंग, बैटिंग, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अब इन चीज़ों के बढ़ने से आप समझ सकते हैं कि देश का जो नाम है वो कहाँ जाएगा। तो देश ऐसा डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मोरल डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि देश का एक जो मोरालिटी होती है वो सब खराब होने लगती है। यानी कि एक देश की पहचान होती है कि इस देश के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग है। जब हमारे देश में ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ख़राब होगा। तो ये सब चीज़ें हम देखकर एक बात समझ सकते हैं कि जो प्राइस राइज है वो इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा हिंड्रेंस है, कितना बड़ा नुकसान करता है वो देश के लिए। तो ऐसे में हमें प्राइस राइज को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, वो है स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। अब प्राइस राइज को रोकने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे, हमें क्या करना होगा प्राइस राइज को रोकने के लिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्रीज विद सेम पेस, दिस रिजल्ट इन प्राइस राइज। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जैसे टॉपिक में बता दिया गया है स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज में, कि जो एक्सपेंडिचर है टोटल इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ता रहता है, यानी खर्चा तो बढ़ता ही रहेगा ना हमेशा, लेकिन प्रोडक्शन चीज़ों का उस तेजी से नहीं बढ़ता है। अब आप देखिए, आप अगर आंकड़े देखोगे तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी जनसंख्या जो थी आज उससे लगभग 5 गुना 10 गुना के करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि लगभग 20-22 करोड़ थे हम लोग और आज 135 करोड़ हैं, यानी कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या हमारे प्रोडक्शन में भी उतनी बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन उस पेस को मेंटेन करना, यानी कि दोनों के बीच में तालमेल बिठा पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में प्राइस राइज होना स्वाभाविक है। जब चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है और बाकी चीज़ें, खर्चे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही है, तो ऐसे में इनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो इससे प्राइस राइज होता ही है। अब प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या?
इसमें बताया गया पहला बैंक। बैंक जैसे कि आरबीआई जो कि लीडिंग बैंक है हमारे देश का। आरबीआई रिड्यूसेस द मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट अ लीश इज इम्पोज्ड ऑन द स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ पीपल, देयरबाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ गुड्स। अब रिजर्व बैंक जो है, देश का हमारा सर्वोच्च बैंक जो है, वो क्या करता है, वो मनी सर्कुलेशन को स्टॉप कर देता है, कम कर देता है काफ़ी। मनी सर्कुलेशन मतलब मार्केट के अंदर जो रोटेशन ऑफ मनी होता है उसको कम कर देता है वो, जिस कारण से लोगों की खर्चे की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इस तरीके से लोग खर्चा नहीं करेंगे तो चीज़ों को, जब वो चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो डिमांड चीज़ों की कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे भाई। अब प्रेजेंटली आप देखो तो अभी ये सिचुएशन एकदम परफेक्ट बैठती। अब चीज़ें कोई ख़रीदना ही नहीं चाह रहा है। अब सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है, हर एक व्यक्ति का ज़्यादातर, वो सोचते हैं कि भाई लॉकडाउन का समय है, जब तक ये बीमारी कोरोना से हमको छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक तो भाई भगवान की कृपा से हमारी दाल रोटी चलती रहे, बस उतना ही है। अब इस सिचुएशन में कोई गाड़ी लेने की ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं, ना कोई सोचेगा भी नया टेलीविज़न खरीद लिया जाए, ना ही कोई सोचेगा कि नया कंप्यूटर खरीदा जाए, ना ही कोई अपने कपड़ों जूतों पे या अन्य चीज़ों पे खर्चा करना चाहेगा, क्योंकि मनी सर्कुलेशन रुका हुआ है मार्केट के अंदर। आज कोई भी व्यक्ति अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन कब तक बढ़ने वाली है कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। तो ऐसे में चीज़ों के ऊपर जो खर्चने की लोगों की कैपेसिटी है वो कम हो गई है, और इससे चीज़ों की डिमांड कम हो गई है, इससे चीज़ों के दाम भी कम हो गए हैं। अब ये दाम कम होने वाली बात कैसे हो रही है देखिए, हाँ कुछ चीज़ों के दाम बढ़े जरूर हैं, लेकिन अब देखिए निकलिए मार्केट के अंदर, जगह जगह आपको सेल के बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। ये बड़े बड़े शोरूम्स जो हैं उनके मैसेजेस आपके फ़ोन पे धड़ाधड़ आते हैं कि भाई अभी एक के दाम पे आप 5 चीज़ें खरीद सकते हो। तो मतलब कहने का कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस में कंट्रोल हो रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं। जैसे कि मैक्स, हमारे गांधीधाम में जो मैक्स शोरूम है वहीं से मैसेजेस आते रहते हैं, बाय 3 at 499, बाय 5 at 1000 एट्सेट्रा। तो बस इस तरह के मैसेज हमारे पास मिलते रहते हैं। रीज़न इज़ व्हाट, कि उनकी चीज़ें बिक नहीं रही हैं। लोग जिस प्रकार की भीड़ पहले होती थी अब नहीं है। ऐसे में वो चीज़ें जो हैं वो बेचने के लिए दाम कम कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं। अब TVZ में आप देखिए वो बोल रहे हैं कि हम मेकिंग चार्जेस ही नहीं लेंगे, बस आप लेने आइए। यानी कि चीज़ें बेचने का उनको भी क्या है, उसके लिए उनको लालच देना पड़ रहा है कस्टमर्स को। तो इस प्रकार से प्राइजेस कम हो गए हैं काफ़ी। द अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बेटिंग इन्वेस्टमेंट, द RBI increases rate of interest through lending policy. Loan or credit becomes expensive, which stops unnecessary capital investment और betting investment. अब RBI क्या करती है, वो जो इंटरेस्ट रेट रहता है lending policy, यानी कि जो पैसा दिया जाता है, RBI जो बैंकों को कर्जा देता है, तो वो जो अपनी इंटरेस्ट रेट है बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो भी अपने कस्टमर्स को लोन और क्रेडिट जो देते हैं उसके ऊपर वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे। अब ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना चाहेगा, और ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो कम हो जाएगी। लोग ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करते। किसी को घर लेना है, किसी को कुछ और ख़रीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो वो लोग उन पर खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। On the other hand, the saving tendency of the people increases due to the increasing rate of interest, as well as there is increase in deposits, investment in different savings. Thus, due to lack of funds, betting, speculation, hoarding are stopped and profiteering is controlled. अब लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जब बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तो वो ऑफर्स देते हैं कि आप डिपॉजिट करिए, तो डिपॉजिट के ऊपर आपको थोड़ा ये ऑफर मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलेगा। लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। और इवन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बचा कर रखना चाहते हैं, तो सेविंग करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जब पैसा पूरा जो है आपका सेव रहेगा तो इससे बैटिंग जैसी चीज़ें हैं, जैसे कि शर्त लगाते हैं लोग, यानी कि जो जुआ वगैरह खेलते हैं, वो होर्डिंग वगैरह, ये सब चीज़ें उससे कंट्रोल में आ जाती हैं काफ़ी हद तक। Because of increase in bank rate, commercial banks have to increase lending rates, so proportion of lending decreases due to increase in rate of interest. Excess money is stretched from betting and comes back to economy in the form of savings. So rate of capital investment increases. New fields of business and employment are opened.
अब क्या होता है, जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो छोटे बैंक जो है, कमर्शियल बैंक से जो बिजनेस लोन्स वगैरह देते हैं, वो लोग भी इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, जो कर्जा लोग लेते हैं वो कम लेंगे कर्जा। अब कर्जा, बैंक का पैसा जो था पहले कर्जे में चला जाता, लोगों को वो बैंक देता था उधार पैसा, लोन देता था, लेकिन अभी लोन लोग ले ही नहीं रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो बैंक का पैसा बैंक के पास ही पड़ा है, लोग सेविंग भी कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादातर पैसा जो है वो बैंक के पास इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग बैंकों के पास। इस तरीके से इकोनॉमी का सारा पैसा सेविंग के रूप में बैंक के पास आ जाता है, और इससे जो एक्टिविटीज़ होती है, बैटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ने लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग जो है खर्चा सिर्फ अपने पास रखकर अच्छी चीज़ों पे जहाँ पर उनको फ़ायदा लगता है वहीं खर्चा करना चाहते हैं, यानी कि वेस्टेज ऑफ मनी ख़त्म हो जाती है। इससे नई बिजनेस शुरू होते हैं लोगों के, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज इन रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक्स, ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर कंट्रोल्ड, डिक्रीज इन लैंडिंग इज देयर। अब जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। इससे कमर्शियल बैंक जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि रिजर्व फंड जो आरबीआई जैसे हमारा मेन बैंक है या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो आरबीआई जो दूसरे बैंकों को भी ये लोन देते हैं, बड़े बैंक जो हैं, जैसे आरबीआई हमारा ये लोन देगा। तो ऐसे में क्या होगा, अब जब कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है आरबीआई से, वो महंगे दाम पे मिल रहा है। अब महंगे दाम पे मिलेगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो आगे अपने कस्टमर्स को भी उससे भी महंगे दाम पे वो लोन देगा। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो पैसा लोग खरीदेंगे ही नहीं, पैसा लोग लेंगे ही नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो इससे डिक्रीज इन लैंडिंग इज देयर, इससे लैंडिंग में डिक्रीज हो गई, यानी कि जो कर्जा लिया जाता है लोगों के द्वारा उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। आगे है, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक इज reduced. As there is decrease in supply of money in the hands of people, consumable expenditure reduces, resulting in control of price rise. अब होता क्या है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के अंडर में रहती हैं, इनको ओपन मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। अब इनके बेचने से क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक के पास कैश पड़ा है, कैश रिजर्व है, उसके ऊपर लगाम लग जाती है, तो उनके पास पैसा जो है वो मार्केट में ज़्यादा नहीं निकल पाता है। इस कारण से मनी की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है लोगों के पास, और खर्चा कम हो जाता है। जब पैसा नहीं आएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे। तो इस प्रकार से प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा अब तक, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। अब ये हमने फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ा है, बाकी टॉपिक्स आपको मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगा। टिल देन, गुड बाय।